अधिशोषण के प्रकार। देखो अधिशोषण के प्रकार बंध के आधार पर होते हैं। अधिशोषीय और अधिशोषक के बीच में बंध कौन सा बनेगा, उस आधार पर दो प्रकार के होंगे अधिशोषण। देखना, बंध या आकर्षण बल। यदि अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य बंध हो, वांडरवाल बंध, वांडरवाल बल बोले या बंध बोले, तब तो इस प्रकार के अधिशोषण को बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। ये रहेगा भौतिक अधिशोषण। और यदि आकर्षण बल रासायनिक हो, रासायनिक बंध कौन कौन से होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, धात्विक बंध, इन सबको बोलते हैं रासायनिक बंध। अगर ये उपस्थित हो तो उस अधिशोषण को आप बोलते हो रासायनिक अधिशोषण। और रासायनिक अधिशोषण का एक और नाम होता है, इसे आप बोलते हो सक्रिय अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण बोले या फिर क्या बोल सकते हो, सक्रिय अधिशोषण। ये लो, ये दो टाइप है, पहले तो ये उतारो। तो अधिशोषण बंध या आकर्षण बल पर निर्भर करता है। उपस्थित बंध अगर वांडरवाल बंध है या वांडरवाल बल है तो उस अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण बोल देना। और यदि रासायनिक बंध है तो इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण या सक्रिय अधिशोषण बोलते हैं। क्लियर? जैसे हमने कोलाइड में पढ़ा था लायोफिलिक लायोफोबिक, वो भी बंध के आधार पर ही था। यदि अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य वांडरवाल है तो भौतिक, रासायनिक है तो रासायनिक। अगर उधर दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन था तब तो लायोफिलिक था, जब इन दोनों के मध्य कोई इंटरेक्शन नहीं था तो लायोफोबिक था। सेम वही तो फैक्टर है, बस वहां इंटरेक्शन था या नहीं था। यहाँ पे इंटरेक्शन अगर कोई कमजोर है, ये वांडरवाल बंध क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो अगर दुर्बल बल उपस्थित हो तो उस प्रकार के अधिशोषण को क्या बोलोगे, भौतिक अधिशोषण। और अगर प्रबल बंध उपस्थित हो तो इस प्रकार के अधिशोषण को क्या बोलोगे, रासायनिक अधिशोषण। हो सकता है एग्जामिनर सीधा बोल दे, यदि अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य दुर्बल आकर्षण बल हो तो अधिशोषण का प्रकार होगा भौतिक अधिशोषण, रासायनिक, दोनों या दोनों ही नहीं। दुर्बल होगा तो भौतिक होगा, प्रबल होगा तो रासायनिक होगा। क्लियर रहेगा? उतारा? चलो, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि या तो सिर्फ भौतिक अधिशोषण होगा या रासायनिक अधिशोषण होगा। कुछ कर्मों में या कहीं कहीं पे भौतिक और रासायनिक अधिशोषण दोनों साथ साथ भी हो सकता है। एक पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है पर ध्यान रखें कि दोनों साथ में भी हो सकते हैं। लिखेंगे कभी कभार, पॉइंट लिख दें, कभी कभार भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण साथ साथ भी हो सकते हैं। कभी कभार भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण साथ साथ भी हो सकते हैं। साथ साथ भी हो सकते हैं। अब देखना, एक फैक्टर और देखना मुझे, वो फैक्टर क्या है। मान लो ये आपके पास में कोई धातु है,
या कोई सक्रिय चारकोल है, मान लेता हूं ये चारकोल है, और ये चारकोल अपने ऊपर क्या कराती है, हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करवा सकती है क्या? तो मैं मान लेता हूं यहां पे बहुत सारी आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ये है हाइड्रोजन गैस, जिसको आप क्या बोल सकते हो, अधिशोष्य। ये है अधिशोष्य। चारकोल क्या है, अधिशोषक। तो अगर मैं कम तापमान रखूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तापमान कम हो तो कम तापमान पर कौन होता है, यह होता है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण कैसे हो जाएगा, ये रहा चारकोल, और ये देखो, ये हाइड्रोजन इसकी सतह पे आगे जुड़ा, ये हाइड्रोजन इसकी सतह पर जुड़ा, ये देखो, क्या हाइड्रोजन केवल इसकी सतह पर जुड़ रहा है क्या? बिल्कुल। और क्या इस हाइड्रोजन ने कोई बंध बनाया है क्या? नहीं, बंध बनाने की जरूरत कहां है, हाइड्रोजन तो H2 के रूप में स्थायी है, और जब स्थायी है तो ये जस्ट पास में आके रुक जाएगी, कोई बंध बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार के अधिशोषण को आपने क्या बोला है, भौतिक अधिशोषण बोलते हैं। लेकिन यदि तापमान बढ़ा दूं, क्या कर दिया मैंने, ताप बढ़ा दिया, ताप बढ़ाने पर, तो देखो जैसे ही आप ताप बढ़ा दोगे, ये जो हाइड्रोजन है हो सकता है ये टूट कर H और H में अलग हो जाए। आपको पता है ये हाइड्रोजन परमाणु स्थायी नहीं होता, ये हाइड्रोजन दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाकर स्थायी होता। रासायनिक बंध पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग, सर ने आपको पढ़ाया होगा एक अष्टक का नियम, हर तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है। जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो तो स्थायी हो जाता है, और जिनके अष्टक पूर्ण नहीं होता वो अस्थायी रहते हैं, और कोशिश करते रहते हैं कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस कोशिश को करने के दौरान उनके पास अलग अलग स्थिति आ जाती, या तो वो इलेक्ट्रॉन दान करके अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, जो धातुएं करती है। सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, अब बोला 7 तो कौन देगा मुझे, इससे बढ़िया जो है उसको ही निकाल दूं, तो मेरे अंदर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो खुश हो जाता। अब आपने देखा होगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो बोल दे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मजा आ जाए, तो सोडियम उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेती। तो कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन दान करके अष्टक पूर्ण करते हैं, कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूर्ण करते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान और ग्रहण नहीं करते, साझा कर लेते। आपने देखा ना कार्बन, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो अपना अष्टक पूर्ण कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन किसी को लेकर या देकर पूर्ण नहीं करता है, वो करता है साझा। हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये सभी के साथ एक एक बंध बना लेगा, ये बोलेगा कि तुम एक काम करो, मेरे जो 4 इलेक्ट्रॉन है तुम अपने 4 इलेक्ट्रॉन मुझे एक बार दो, शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए, मेरा अष्टक पूर्ण हो गया, मैं स्थायी हो गया। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकते, उसके पास तो कोश ही नहीं है, वो अपना द्विक पूर्ण करता है, ये भी शायद पढ़ाया होगा आपको। तो हाइड्रोजन अपना द्विक पूर्ण करके स्थायी हो जाता है। तो सोचो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो H2 के रूप में तो हाइड्रोजन स्थायी रहता है, लेकिन जब ये H और H में टूट जाएगा, अब ये स्थायी नहीं है, और स्थायी नहीं है तो ये बंध बनाने की कोशिश करेगा, और बंध बनाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है इस चारकोल के साथ अब ये हाइड्रोजन बंध बनाकर रह जाए। तापमान बढ़ाया तो H2 टूट गया, H2 टूट गया तो H में बदल गया, और H स्थायी है नहीं तो H आके यहां चिपकेगा नहीं, बंध बना के चिपकेगा। और आपको बताना बंध बनाकर अधिशोषण होता है, उस प्रकार को क्या बोलते हैं, रासायनिक अधिशोषण। तो देखो ये क्या हो गया, रासायनिक अधिशोषण। तो मैं ये चीज सामान्यतः बोल सकता हूं, ये हमेशा होगा कोई जरूरी नहीं है, हम बोल सकते हैं सामान्यतः कम तापमान पर भौतिक अधिशोषण होता है, लेकिन यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में बदल जाए। क्लियर रहेगा, नोट लगा के एक पॉइंट लिखेंगे, नोट लगा के एक पॉइंट लिखेंगे। सामान्यतः निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण होता है, सामान्यतः निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण होता है,
लेकिन ताप बढ़ाने पर लेकिन ताप बढ़ाने पर लेकिन ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में बदल सकता है। भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में बदल सकता है। क्लियर हो गया? आगे चले जाए। चलो, मैंने आपको एक बार हल्का सा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण का छोटा मोटा कंसेप्ट बनाया। अब मैं एक बनाते हैं टेबल, और टेबल के अंदर पॉइंट लिखते हैं, और वो टेबल इंपॉर्टेंट रहेगी। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको मैं पहले इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा। टेबल बनाते हम। देखो टेबल में क्या क्या लिखना है। आप इधर लिखेंगे गुण, टेबल के यहां पे आ जाएंगे गुण, इधर आएगा भौतिक अधिशोषण, और इधर आ जाएगा रासायनिक अधिशोषण। चलो ये टेबल बनाए। इस टेबल में टोटल 11 गुण आएंगे। हमें 11 गुण पढ़ने। मैं वन बाय वन आपको लिखाता चलता हूं, समझाता जाता हूं, और टेबल खत्म करते हैं। हाँ, इसके पहले वाला आपने उतारा नहीं क्या? अरे यार उतार लिया करो रे। चलो उतार लो। और अगर टेबल बना दी है तो कोई बात नहीं, टेबल के बाद में इसको उतार लेना। हाँ, जिन्होंने टेबल नहीं बनाई वो अभी उतार लो, 1 मिनट के तो टाइम है। और जिन्होंने बना लिए कोई बात नहीं, टेबल खत्म हो जाए फिर मैं टाइम दे दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? 2 मिनट की तो बात है। अच्छा, जब तक जो जो लोग टेबल बना चुके हैं वो तो उतारेंगे नहीं, और जो जो लोग टेबल नहीं बनाई वो उतार रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें एक मजाक डाल देते, तब तक उतारते चलो। भाई देखो, कम तापमान पर भौतिक अधिशोषण होता है, और भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच में कोई बंध नहीं होता है। यहाँ कोई बंध थोड़ी है, जस्ट पास में आगे रहने लग गए। लेकिन यहाँ देखो, तापमान बढ़ाने पर इसके बंध टूटने से यहाँ बंध बना तभी साथ रहेंगे। तो आप ये बोल सकते हो भौतिक अधिशोषण एक टाइप का एक अफेयर है, प्यार मोहब्बत का चक्कर है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण तो शादी है बाकायदा। तो देखो, आपको अफेयर करने के लिए बंद बनाने की जरूरत है, शादी थोड़ी करनी पड़ती। अफेयर तो नॉर्मली भी हो सकता है। तो देखो, यहाँ इनके बीच में कोई बंद नहीं है, तो भी साथ रह रहे। कैसे? बोले अफेयर है भाई साहब। ये दोनों साथ रह रहे, कैसे रह रहे? बंद बनाकर। अरे गठबंधन हुआ है, शादी को क्या बोलते हो? गठबंधन। तो रासायनिक अधिशोषण को शादी मान लिया करो ना। अब जो टेबल आएगी ना, उसमें भौतिक को हम लोग मानेंगे अफेयर, और रासायनिक अधिशोषण को मान लेंगे शादी। और उसी से 10-11 पॉइंट जो भी है सारे के सारे मजाक में सॉल्व कर लेंगे, याद भी कर लेंगे। ये लो। हटा दें इसको। अरे काका, अब एक एक हाइड्रोजन भी देख देख के लिखोगे क्या? गोले के चारों तरफ हाइड्रोजन बना दो। अब हर हाइड्रोजन को देख के बनाओ। ये लिखा यूं, फिर ये लिखा, फिर यूं, सब जगह हाइड्रोजन। H2 इधर है तो सभी H H H H H। एक H को देख के लेके फिर जगह छोड़ रहे यूं देख के। हाँ, यहाँ जितनी जगह छोड़नी होती छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन ज्यादा दूर हो गई, ये लो, क्या फर्क पड़ा? कैसे भी लिख दो आप तो। अब ये मत बोलना सर ने 8 लगाए मैं भी 8 लगाऊंगा ना, जितनी इच्छा उतना लगाए। आपने अगर गोला बड़ा बना लिया तो 15-20 बना लो, छोटी सी गोली बनाई है तो 3-4 से कम चल जाएगा। आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए और टेबल पे आ जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं आगे वापस टाइम दूंगा ना, तकलीफ क्यों ले लो। चले पॉइंट्स में। टेबल का फॉर्मेट तैयार है? क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, मैं समझाऊंगा और बोलूंगा, लिखना आपको है। टेबल का फॉर्मेट तैयार कर लो पहले। इधर गुण, इधर भौतिक, इधर रासायनिक।
2-3 फैक्टर तो तुमने पढ़ ही लिए। सोचो बंद पढ़ लिया ना, बंद या आकर्षण बल पढ़ लिया हमने। चलिए पहला लिखे, बंद या आकर्षण बल। बंद या आकर्षण बल, बताओ भौतिक में कौन से बंद होते हैं? दुर्बल होते हैं क्या? सीधी सी बात है, इसमें होंगे दुर्बल। और दुर्बल का एक नाम बता दो, वांडरवाल। वांडरवाल आकर्षण बल। और उधर क्या लिख दोगे? प्रबल। और प्रबल कौन? रासायनिक बंद। चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए पॉइंट तो हमने जस्ट लिखा है, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जब दुर्बल बंद होते हैं तो बंद तो बनते नहीं, आकर्षण ही होता बस, इसलिए वहां पे होगा भौतिक। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में बंद बनना जरूरी है, गठबंधन होगा तभी रासायनिक अधिशोषण होगा। तो वो देखो प्रबल बंद होते हैं, अरे 7 फेरे लगते हैं और बाकायदा अग्नि के सामने लगते हैं, तो गठबंधन प्रबल हो जाता है। छोटी मोटी लड़ाइयों में टूटता नहीं, फिर वो मन मुटावी रहता है, गठबंधन नहीं टूटेगा। लेकिन ये दुर्बल है, छोटी मोटी लड़ाई हुई और वो उसके रास्ते तुम तुम्हारे रास्ते, भौतिक अधिशोषण। क्योंकि बंद कौन से? दुर्बल। टिका है तो टिका है, बोलते हैं ना चलेगा तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, चाइना का आइटम ऐसा ही होता है। दूसरा फैक्टर नंबर दूसरा, विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता लिखा। चलो इसको मजाक में समझते हैं विशिष्टता को। अफेयर होने के लिए ज्यादा विशिष्ट होने की जरूरत नहीं है, किसी पे भी, अरे यार कितनी अच्छी, लेकिन शादी में ऐसा नहीं होता। घर वाले तुम बोलोगे वो अच्छी पापा, घर वाले चुप, उन भाई साहब के वहां की बेटी जो अच्छी पढ़ी लिखी है संस्कारी है, वो हर किसी पे नहीं, यहाँ हम पिघल गए, वो काम नहीं होता है। तो यहाँ पे विशिष्टता है ही नहीं, जो दिखा वो अच्छा है, बट यहाँ पे विशिष्टता होती है, स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। घर वाले बोलेंगे पहले जात क्या है, पात क्या है, ऊंच नीच ये वो सब देखते हो, तो ये हो जाता बहुत ज्यादा विशिष्ट। हर किसी से शादी नहीं हो सकती है, बट अफेयर हर किसी के साथ हो जाता है। तो हम बोलेंगे विशिष्टता में या क्या है? विशिष्ट नहीं, यह है विशिष्ट नहीं, और यह है अति विशिष्ट। सब देखना पड़ता है भैया, इतना आसान नहीं है। अति विशिष्ट मतलब विशिष्टता नहीं भूलोगे। उतारा। पॉइंट नंबर 3 लिखो। पॉइंट नंबर 3 है उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी। उत्क्रमणीयता उसमें भी था क्या? लायोफोबिक लायोफिलिक में इधर भी है उत्क्रमणीयता। अच्छा सुनो, अफेयर हो गया, टूटना आसान है, आसानी है टूटना, आराम से टूट जाता है, वो कल कहीं और परसों कहीं और। बट शादी में ऐसा होता है क्या? मैंने आज शादी की और कल मैं बोला नहीं मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता। तो तुम अमेरिका, कौन है अमेरिकन यहाँ है? बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तानी कल्चर की बात हो रही है भाई। यहाँ गठबंधन एकदम प्रबल होता है, रिवर्स गियर नहीं लगता इधर। मोदी जी हो क्या कि शादी करके छोड़ दी लुगाई को? हर कोई भारत का प्रधानमंत्री है क्या? भारत का प्रधानमंत्री काम किया गया। तो उत्क्रमणीयता क्या बोल रहे? भौतिक अधिशोषण क्या बोला हमने? अफेयर है, हो गया वापस हट गया, किसी और से हो गया फिर वापस वहां से हट गया, तो ये उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल है, हुआ वापस हट गया। बट ये उत्क्रमणीय नहीं है, गठबंधन हो गया, हो गया, टैग लग गया शादीशुदा आदमी, खत्म। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? लिखो इसमें, ये होता है उत्क्रमणीय। भौतिक अधिशोषण ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मजाक में याद किया लेकिन याद किया है। भौतिक में क्या लिखोगे? उत्क्रमणीय। और रासायनिक में क्या लिखोगे? अनुत्क्रमणीय। अरे क्लियर रहेगा? चल अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4।
पॉइंट नंबर 4 पे लेते हैं हम लोग, तापमान ले लेते हैं। चलो तापमान इंपॉर्टेंट करो। पॉइंट नंबर 4 तापमान। अरे तापमान को एक टाइप से गुस्सा मान लेते हैं। वो नहीं बोलता है बहुत गुस्सेल आदमी, इसका तापमान बहुत ज्यादा रहता है। तो सोचो अफेयर में आप गुस्सा करोगे तो खत्म है, लेकिन शादी में अगर गुस्सा कर भी लोगे, लड़की नाराज हो गई, अगर माँ के पास चली जाती है तो माँ बोलती है बेटा आदमी उसी पे ही गुस्सा करता है जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। बेचारी भोली नारी वापस आके बोलती मेरा पति कितना अच्छा है, मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है क्योंकि मुझसे प्यार करता है। तो इधर गुस्सा चलेगा, इसका मतलब उधर उच्च तापमान चलेगा। इधर तापमान बना के बताओ। वो बोले कि निकल यहां से भाई, लिस्ट बहुत लंबी है, तू तो कहना था प्यार हट आ जा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, कम तापमान। यहाँ गुस्सा नहीं कर सकते आप, उधर आपको थोड़ा बहुत लाइसेंस है, लेकिन थोड़ा बहुत है। रोज आके लड़ाई करोगे तो लोग ही बोलेंगे आदमी खराब है, छोड़ो यार, फिर गठबंधन तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, होगा तो उच्च तापमान पर तो बढ़िया होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही तापमान बढ़ा दोगे ना, फिर रासायनिक अधिशोषण घट जाएगा। तो इसमें लिखे तापमान में, इधर लिखे कम तापमान पर। बताओ कम तापमान पर कौन होता है, भौतिक अधिशोषण। लिख दे कम तापमान पर होता है, और उधर क्या लिख देंगे, अधिक तापमान पर होता है। तो भौतिक वाला कम तापमान पर होता है, रासायनिक वाला अधिक तापमान पर होता है। चलो ये तो तापमान था। अब तापमान का प्रभाव देखते हैं, बढ़ा देंगे घटा देंगे तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 5 लिखो, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर गुस्सा करके देखते हैं क्या क्या सीन होते हैं। तापमान बढ़ाने पर बताओ अफेयर बढ़ेगा कि घटेगा, टूट भी सकता है। तो क्या लिख देंगे, तापमान बढ़ाने पर लिखो भौतिक अधिशोषण घटता है। भौतिक अधिशोषण में क्या लिखोगे, भौतिक अधिशोषण घटता है, भौतिक अधिशोषण घटता है, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा इस पे आते हैं, ये तो गठबंधन वाला था। तो यहां तापमान बढ़ाने पर उसको पहले तो लगेगा नहीं नहीं मेरा पति प्यार कर रहा है इसलिए गुस्सा कर रहा है, लेकिन कब तक, एक लिमिट होती है, उस लिमिट से बाहर हो गया गुस्सा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हम बोलेंगे शुरुआत में तो बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर शुरुआत में बढ़ता है, लेकिन कुछ समय पश्चात बहुत अधिक तापमान बढ़ा दिया जाए तो फिर रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, घटेगा। तो लिखे शुरू में ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, शुरू में ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन अत्यधिक ताप पर घटने लगता है, लेकिन अत्यधिक ताप पर घटने लगता है, कोई तकलीफ नहीं, अरे हो जाएगा। चले कौन सा पॉइंट खत्म हुआ, पॉइंट नंबर 5 खत्म हुआ। आ जाए पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 देखो, पॉइंट नंबर 6 देख लेते हम लोग। तापमान हो गया, चलो एक बार दाब का प्रभाव देखते हैं। दाब का प्रभाव, पॉइंट नंबर 6 देखें, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दो कंडीशन देखते हैं। पहले अफेयर की चीज सुनते हैं। चलो कोई एक कपल है, उनके बीच में अफेयर चल रहा है। लड़की बोल रही है शाम को मूवी देखने चलेंगे, थोड़ा बोलता नहीं यार थोड़ा बिजी। अरे चलेंगे मतलब चलेंगे, चलो चलेंगे, चलना है, शाम को मूवी देखने चले जाएंगे, चले जाएंगे। दाब बढ़ाया, चले गए, मतलब भौतिक अधिशोषण बढ़ा, शादी पे आ गए। बंदा नौकरी पे गया, वाइफ भी नौकरी पे गई या घर पे ही है, मान लो जो भी ऑप्शन है। वाइफ बोल रही है शाम को मूवी देखने चलते हैं, बंदा बोलेगा मुझे ऑफिस में ज्यादा काम है, आज नहीं चल पाएंगे, ऑफिस में काम है, कभी संडे को या कभी अगले दिन चलेंगे। मतलब वो बात सत्य होगी, अब तो नहीं जाएंगे ना। दाब बढ़ा भी देगी वाइफ, तब भी पति एक बार बोलेगा अरे ऑफिस में काम है, तो उसको पता है मना भी कर दूंगा तो कौन सी लुगाई कहीं और चली जाएगी, लुगाई है अपने पास ही रहनी है। बट अफेयर में बंदा रिस्क नहीं पालता है, वो बोले मूवी चलना है, तो बंदे को लगा चलना है मतलब चलना है। तो दाब बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण बढ़ जाएगा, लेकिन रासायनिक अधिशोषण पे फर्क नहीं पड़ता दाब का। जितना दाब बढ़ा लो, जाना है तो बंदे का मूड होगा तो जाएगा। तो यहाँ पे दाब का कोई प्रभाव नहीं है, इधर दाब का प्रभाव पड़ता है,
और कैसे बढ़ता है, भौतिक अधिशोषण बढ़ जाता है। ये जस्ट मजाक है, लेकिन इस चक्कर में पॉइंट याद हो रहे हैं, और मेरा मुद्दा है पॉइंट याद कराना, क्योंकि टेबल इंपॉर्टेंट है। चलो, दाब के प्रभाव में भौतिक में लिखो, दाब का प्रभाव लिखे, दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। और गठबंधन वाले में दाब का कोई चक्कर ही नहीं है, लिख दो, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सामान्यतः है ना, नॉर्मली। रासायनिक में क्या लिखोगे, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलो, अब हम दाब किसका देख रहे हैं, गैसों का ही तो देख रहे हैं। मान लो चारकोल है, उसके ऊपर गैस आ रही है, अधिशोषित होना चाह रही है, भौतिक भी और रासायनिक भी। कौन सी गैस भौतिक दर्शाएगी, कौन सी गैस अधिशोषित दर्शाएगी, वो प्रकृति देख लेते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कौन है, 7 नंबर लिखें, गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति, पॉइंट नंबर 7 है गैसों की प्रकृति। अच्छा, गैसों की 2 टाइप की प्रकृति हो सकती है। एक तो प्रकृति ये कि गैस किसी अधिशोषक के साथ बंध बना ले, और एक गैस की प्रकृति ये हो रही कि गैस है तो वो गैस में, लेकिन वो द्रवित हो जाए। द्रवित का मतलब पिघल जाना, इमोशनल हो जाना। तो जो पिघल गया वो तो फंस गया भौतिक अधिशोषण में। अरे जहां आप पिघल गए वहीं काम गड़बड़, सख्त रहना पढ़ाई करते समय हमें, फंडा ये है। तो जो गैसें इजीली द्रवित हो जाती है वो क्या दर्शाएगी, भौतिक अधिशोषण। और जो गैसें बंद बना सकती है वो क्या दर्शाएगी, रासायनिक अधिशोषण। क्लियर रहेगा। चलो, द्रवों गैसों की प्रकृति में भौतिक में लिखें, देखिए, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें भौतिक अधिशोषण दर्शाती है। आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, अरे द्रवित मतलब पिघलने वाली, जिसे याद रहे, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें भौतिक अधिशोषण दर्शाती है। और इधर लिख दो, गैसें जो बंद बनाती है रासायनिक अधिशोषण दर्शाती है। गैसें जो बंद दर्शाती है या बंद बनाती है रासायनिक अधिशोषण दर्शाती है। तो बंद बनाने वाली गैसें रासायनिक अधिशोषण, पिघल जाने वाली गैसें, पिघलना मतलब द्रवित होने वाली गैसें भौतिक अधिशोषण। कोई तकलीफ नहीं, बढ़े आगे। चलो, ये पॉइंट नंबर 7 हुआ। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में देख लेते हैं अधिशोषण की ऊर्जा। पॉइंट नंबर 8 लिखो, अधिशोषण की ऊर्जा। अरे ऊर्जा मतलब रुपया पैसा होता है क्या? अब 2 प्रकार का अधिशोषण है। खर्चा किसमें ज्यादा, एक है अफेयर, एक है शादी। खर्चा किसमें ज्यादा, निकाह के चाय पिलाना कोई खर्चा होता है क्या? शादी में 250 लोगों को खाना खिलाओगे तुम, और देश में गाड़ी घोड़ा बकरी कुत्ता सब देना पड़ता है, तो खर्चा किसमें ज्यादा हुआ? मजाक कर रहे हो। अधिशोषण की ऊर्जा, ज्ञान नहीं चाहिए मुझे पता, सब में कूट कूट के भरा है, बट अभी वो ज्ञान नहीं दिखाना है, पहले सेलेक्ट होना आपने। तो अधिशोषण की ऊर्जा के ब्रैकेट में लिखो डेल्टा एच। और हमें पता है भौतिक अधिशोषण में ज्यादा खर्चा नहीं, चाय कॉफी का खर्चा है, बट रासायनिक अधिशोषण बोले तो गठबंधन वाला, गठबंधन बोले तो शादी वाला। अरे शादी कराने के लिए 10-15 लाख रुपए कम से कम खर्चा होता है आजकल। अफेयर में कौन से तुम 15 लाख रुपए खर्च कर दोगे रे? मर्सिडीज गिफ्ट कर दोगे क्या है? चलो, तो अधिशोषण की ऊर्जा देखो, भौतिक में क्या लिखेंगे, भौतिक के अंदर ऊर्जा होती है लगभग 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। कितनी ऊर्जा खर्च होती है? केवल 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। चाय पी लेगी तो 20 रुपए में पी लेगी, कॉफी मांग ली तो 40 रुपए की। लेकिन भाई साहब इधर देखो, 80 से लेके 240 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा खर्च। यानी मैं बोल सकता हूं यह अधिशोषण की ऊर्जा कम है और यह अधिशोषण की ऊर्जा अधिक होती है। अल्टीमेटली डेटा याद रहे नहीं रहे,
कम और अधिक का फैक्टर जरूर याद रखना। तो डेटा भी लिखो और ब्रैकेट में लिख देना कम, और उधर डेटा लिखो और ब्रैकेट में लिख देना अधिक। याद रखने का जुगाड़ क्या था? खर्चा। शादी का खर्चा ज्यादा होता है। चले, ये फैक्टर याद हो जाएगा। अब आता हूं फैक्टर नंबर 9 पे। फैक्टर नंबर 9 लिखे सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कैपिटल ई और छोटा सा ए। सक्रियण ऊर्जा ई ए, इस फैक्टर को पढ़ते हैं। देखो, आपने शायद अभिक्रिया अभी पढ़ी या नहीं पढ़ी, नहीं आइडिया मुझे आपने कितना अच्छे से 10वीं पढ़ी है। कोई भी अगर अभिक्रिया होती है ना, तो बंध बनते हैं और टूटते हैं। यानी बंध का इन्वॉल्वमेंट कहां होता है? किसी अभिक्रिया में। अभिक्रिया होगी तो बंध बनेंगे या बंध टूटेंगे, एक काम होगा। और अभिक्रिया होने का मतलब है वहां सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिसमें बंध बनते हैं वहीं तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता है। जहां बंध बनते ही नहीं है वहां सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता है कहां? नहीं है ना। तो इसका मतलब सक्रियण ऊर्जा भौतिक में क्या लिखोगे? जरूरत ही नहीं है, आवश्यक नहीं है। और इधर क्या लिखोगे? सक्रियण ऊर्जा आवश्यक होती है। भौतिक में लिखें सक्रियण ऊर्जा आवश्यक नहीं। सक्रियण ऊर्जा आवश्यक नहीं। सक्रियण ऊर्जा आवश्यक नहीं, उधर क्या लिख दोगे? सक्रियण ऊर्जा आवश्यक होती है। सक्रियण ऊर्जा आवश्यक होती है। क्लियर रहेगा? चले, पॉइंट नंबर 10 पे आता हूं, और पॉइंट नंबर 10 को करो मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 10 में लिख देना परत। गुण क्या देख रहे हैं हम लोग? परत। कितनी परतें बन सकती है? भौतिक अधिशोषण में कितनी परतें बनेगी और रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें बनेगी? चलो, अब हम परतों को मजाक में वापस लेते हैं। देखो, भौतिक अधिशोषण का मतलब क्या था? अफेयर। अधिशोषक के चारों तरफ अधिशोष्य कितने भी आ सकते हैं। जैसे मान लिया कि भाई ये कोई लड़का है, वो चोरी छुपे 2-3 अफेयर भी तो रख सकता है अंधकार में रखकर, लेकिन शादी के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। अरे ये भाई साथ में रहते हो तो अंधकार में कितने दिन रखोगे? तकलीफ हो जाएगी ना। इसका मतलब जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो केवल एक परतीय होगा। शादी एक सी होती है, प्यार अक्सर काफियों से हो जाता है। तो इसलिए भौतिक अधिशोषण में एक परत नहीं, अधिक परतें बनती। इसे बोलते हैं बहुपर्तीय। यानी क्या बोलेंगे? भौतिक अधिशोषण बहुपर्तीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एकल परतीय होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये पॉइंट। लिखे, भौतिक में लिखे यह बहुपर्तीय होता है। यह बहुपर्तीय होता है। और रासायनिक अधिशोषण में क्या लिखेंगे? एकल परतीय होता है। एकल परतीय होता है। एकल परतीय होता है। क्लियर? चले, पॉइंट नंबर 11। अब पॉइंट नंबर 11 कॉमन है दोनों में। मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा के देखता हूं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण भी बढ़ता है और रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है। ये फैक्टर मैंने आपको कहां समझाया था पता है? अधिशोषण की क्रिया विधि में। मैंने बोला था पृष्ठीय जो अणु होंगे वो अस्थायी है, तो जितना ज्यादा पृष्ठ होगी उतना ज्यादा अस्थायी, जितना ज्यादा अस्थायी उतना ज्यादा अधिशोषण। अब चाहे वो रासायनिक हो चाहे वो भौतिक हो, दोनों ही केस में क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर दोनों प्रकार के अधिशोषण बढ़ते हैं। तो गुण में लिखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर भौतिक के नीचे लिख दो बढ़ता है, और रासायनिक के नीचे भी लिख दो बढ़ता है। भाई भौतिक अधिशोषण भी बढ़ेगा और रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है। ये था फैक्टर नंबर 11। फैक्टर नंबर 11 क्या बोल रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होगा। क्लियर? ये टेबल थी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चंस वैसे ही पूछेगा जैसे लायोफिलिक, लायोफोबिक, द्रव स्नेही,
द्रव विरोधी के लिए पूछा करते थे, कौन ज्यादा स्थायी, कौन अनुत्क्रमणीय, किसमें विद्युत अपघट्य की शुष्क मात्रा ही काफी है, कौन आसानी से बन जाएगा, कौन आसानी से नहीं बनेगा, वहां पढ़े थे। और यहाँ क्या है, भौतिक और रासायनिक। क्लियर रहा? चले आगे, अगला हेडिंग लगाएं। अगला हेडिंग लगाएंगे, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। 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 मेनली हम लोग 3 कारक पढ़ेंगे, तापमान का प्रभाव देखेंगे, दाब का प्रभाव देखेंगे और गैसों की प्रकृति देखेंगे। और अगर ध्यान से देखो तो तीनों कारक मैं आपको टेबल में समझा चुका हूं। जो गैसें आसानी से द्रवित होती है वो भौतिक दिखा देती है। अब हम रासायनिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अब हम सिर्फ भौतिक के बारे में ही चर्चा करते चलेंगे। तो पहला हम कैरेक्टर लगा दो, गैसों की प्रकृति, और इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। पहला कारक है गैसों की प्रकृति। अच्छा, आप बोलोगे सर गैसों की प्रकृति जब आपने टेबल में पढ़ाई वहां तो इंपॉर्टेंट लगा ही नहीं, वहां हमने पूरा डिटेल में पढ़ाई नहीं। अब डिटेल में यहां पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, गैसों की प्रकृति, इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। अब देखो, जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, SO2, SO3, मीथेन, अमोनिया, जितनी भी गैसें हैं ये सब गैसीय अवस्था में, इनको लिक्विड अवस्था में बदला जा सकता है। यानी कोई भी गैस को द्रव में आप लेके आ सकते हो, उसको द्रवित कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, एक तापमान से कम तापमान पे लाना पड़ेगा। और जिस तापमान से कम तापमान पर कोई भी गैस द्रव में रह सकती है, उस तापमान को बोलते हैं क्रांतिक ताप। क्या बोला मैं? क्रांतिक ताप। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप है -80 डिग्री सेल्सियस। तो बचाओ, इस वातावरण में अभी तापमान अपने कमरे का 25 डिग्री होगा, तो क्या 25 डिग्री पे हाइड्रोजन द्रव में बदल सकती है? क्या 0 डिग्री पे बदल जाएगी? क्या -50 पे बदल जाएगी? क्या -70 पे बदल जाएगी? क्या -79 पे बदल जाएगी? -80 डिग्री उसका क्रांतिक तापमान है, तो -80 डिग्री या उससे कम तापमान पर बदल सकती है। यानी -80 पे वो कहां आ सकती है? द्रव में। -81 पे क्या रहेगी? द्रव में। -90 पे क्या रहेगी? द्रव में। -150 डिग्री पे क्या रहेगी? द्रव में। अब आप बोलोगे -150 तो ज्यादा हो गया सर, माइनस में बढ़ी हुई संख्या घटना होता है। -5 बड़ा है या -10 बड़ा? -5 बड़ा होता है। अगर आपको बोले धनात्मक में 5 और 10 में बड़ा कौन? 10 बड़ा। लेकिन मैं बोल दूं -5 और -10 में बड़ा कौन? -5 बड़ा होता है। अरे कोई मुझसे 5 लाख रुपया मांगता है और कोई मुझसे 10 लाख रुपया मांगता है, तो मैं अमीर कब हूं? जब कोई मुझसे 5 लाख मांग रहा है, या मैं तब अमीर हूं जब मुझसे कोई 10 लाख मांग रहा है? 10 लाख मांग रहा है तब तो मैं गरीब हुआ ना, मेरे तो ऊपर कर्जा हो गया। ज्यादा कर्जा कब है? 10 लाख मांग रहे हैं। तो जब नेगेटिव में कोई चीज होती ना, तो बड़ा जो होता है वो छोटा माना जाएगा। -10 और -5 में छोटा कौन? -10 वाला छोटा है। अरे उससे कोई 10 रुपये मांग रहा है, वो ज्यादा गरीब हुआ ना, वो छोटा आदमी हुआ। जिससे कोई 5 रुपये मांग रहा है, वो कम गरीब हुआ, अमीर हुआ। तो ये फंडा होता है, नेगेटिव में बड़ी संख्या छोटी होती है और पॉजिटिव में बड़ी संख्या बड़ी है। तो अगर मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप है -80, तो उससे कम तापमान क्या हुआ? -90। उससे कम तापमान क्या हुआ? -100। तो क्या -90, -100, -150, -250 सब पे हाइड्रोजन द्रव अवस्था में रहेगी क्या? बिल्कुल। तो जो गैस द्रव में आसानी से बदलेगी वो गैस आसानी से अधिशोषित हो सकती है। गैस को अधिशोषित कराना है तो उसको पहले द्रव में बदलना। अच्छा, जो गैस आसानी से द्रव में बदल जाएगी वो आसानी से अधिशोषित हो रही है, और आसानी से कब बदलेगी? जब उसका क्रांतिक तापमान क्या रहे? ज्यादा। मैं क्रांतिक तापमान -80 से बढ़ाकर 0 कर दिया, तो -80 से बड़ा कौन हुआ? 0 हुआ ना। तो 0 जिसका क्रांतिक तापमान है वो जल्दी द्रव में बदली, वो जल्दी अधिशोषित हुई। यानी मैं एक सिंपल सी लाइन बोल सकता हूं, जिन गैसों के क्रांतिक तापमान ज्यादा होते हैं
वो आसानी से द्रव में बदल जाती है, और जो आसानी से द्रव में बदल जाती है वो आसानी से अधिशोषित हो जाती है। मैं 4-5 गैसों के लिए आपको क्रांतिक तापमान का क्रम बता देता हूं, आप उसी क्रम में अधिशोषण का क्रम भी बता दोगे। क्लियर रहेगा? 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं पहले, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नहीं समझ में आया तो वापस समझाऊंगा, डोंट वरी। देखिए प्रत्येक गैस का एक निश्चित क्रांतिक तापमान होता है। प्रत्येक गैस का एक निश्चित क्रांतिक तापमान होता है। प्रत्येक गैस का एक निश्चित क्रांतिक तापमान होता है। अगले पॉइंट पे लिखें, क्रांतिक तापमान से नीचे, क्रांतिक तापमान से नीचे हर गैस द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। हर गैस द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। अगले पॉइंट में लिखे, द्रवित गैस का अधिशोषण आसानी से होता है। द्रवित गैस का अधिशोषण, हम भौतिक की बात कर रहे हैं ना, द्रवित गैस का अधिशोषण आसानी से होता है। चलो अब एक नोट लगा के एक बड़ा सा पॉइंट लिखाता हूं, फिर उसका एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। नोट लगाओ और एक पॉइंट लिखो। लिखेंगे, जिन गैसों के क्रांतिक तापमान अधिक होते हैं, जिन गैसों के क्रांतिक तापमान अधिक होते हैं, वो आसानी से द्रवित हो सकती है। वो आसानी से द्रवित हो सकती है। और जिससे उनका अधिशोषण भी, और जिससे उनका अधिशोषण भी आसानी से हो जाता है। और जिससे उनका अधिशोषण भी, और जिससे उनका अधिशोषण भी आसानी से हो जाता है। अब इस नोट के पॉइंट में एक लाइन में एक ट्रिक में समझते हैं। नीचे लिखो अर्थात, एक लाइन में लिखा देता हूं इस सारी बातों को। अर्थात जिन गैसों के क्रांतिक ताप अधिक होंगे, जिन गैसों के क्रांतिक ताप अधिक होंगे, वो गैसें पहले अधिशोषित होगी। वो गैसें पहले अधिशोषित होगी। वो गैसें पहले अधिशोषित होगी। जिन गैसों के क्रांतिक ताप अधिक होते हैं वो पहले अधिशोषित होगी। इस लाइन से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब अर्थात के बाद जो लिखा है ना उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं, 4 गैसें रखी हुई ए बी सी डी, उनके क्रांतिक तापमान है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। बताओ सबसे पहले आके इस बोर्ड पे कौन चिपकेगी? क्रांतिक ताप किसका ज्यादा है? 40 डिग्री। मैं सब प्लस में वैल्यू दी है, माइनस नहीं दिया। तो क्रांतिक तापमान किसका ज्यादा था? डी का। तो सबसे पहले डी आके चिपकेगी। अब मैंने डी को हटा दिया, डी है ही नहीं। ए और बी और सी है। बताओ सबसे पहले कौन आके अधिशोषित होगी? सी। अच्छा सी के बाद कौन होगी? बी। और सबसे लास्ट में अधिशोषित कौन होगी? ए। आपने बता दिया। मैंने अगर क्रांतिक ताप बता दिए तो आपने मुझे अधिशोषण का क्रम भी बता दिया। अब मैं आपको क्रांतिक ताप का क्रम बता देता हूं। तो देखो क्रांतिक ताप का मैं क्रम लिख रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा क्रांतिक तापमान होता है SO2 का, फिर होता है अमोनिया का, फिर होता है CO2 का,
फिर होता है मेथेन का, फिर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, फिर होता है नाइट्रोजन गैस का, और सबसे कम क्रांतिक तापमान किसका है? हाइड्रोजन गैस का। मुझे बताओ चारकोल पर सबसे लास्ट में आके अधिशोषित कौन होगी? जिसका क्रांतिक ताप सबसे कम है वो सबसे लास्ट में आएगी। अच्छा, सबसे ज्यादा क्रांतिक ताप किसका है? SO2 का। मुझे बताओ सक्रिय चारकोल पर सबसे पहले आके अधिशोषित कौन होगी? ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। तो जो क्रम क्रांतिक ताप का है वही क्रम किसका हो जाएगा? अधिशोषण का। उतार लो अब ये अधिशोषण का क्रम। देखो अर्थात के बाद यही तो लाइन लिखाई कि जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है उनका अधिशोषण भी अधिक होगा। तो जो क्रम क्रांतिक ताप का है वही क्रम अधिशोषण का हो जाता है। तो सबसे पहले अधिशोषित कौन होती है? SO2। फिर कौन होगी? अमोनिया। फिर कौन होगी? CO2। फिर कौन होगी? मीथेन। फिर कौन होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कौन होगा? नाइट्रोजन गैस। सबसे लास्ट में कौन होगी? हाइड्रोजन गैस। अरे क्लियर रहेगा क्या? ये लो भैया, ये है आपके अधिशोषण का क्रम। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं इस पे, अब ये रटना पड़ेगा। अब ये क्रम इंपॉर्टेंट है, रटोगे तो ही काम चलेगा, रटोगे नहीं तो 4 नंबर जाएंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन रटे रटाई होते हैं। याद है तो टिक किया, याद नहीं है तो छोड़ना पड़ेगा, वरना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में 5 चले जाएंगे 4 के चक्कर में। अरे क्लियर रहेगा? अब मैंने जैसे बताया कि हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप -80 है, हमें याद नहीं करना। मैं इन सब के क्रांतिक ताप लिखवा के भी ऑर्डर बता सकता था, लेकिन 2 काम क्यों करूं? पहले क्रांतिक ताप को रटाऊं फिर क्रम रटाऊं, इससे बेटर डायरेक्ट ही क्रम रट लिया आपने, बात ही खत्म। लगे याद? एक क्वेश्चन लिख लो फिर। ये उतार लिया? क्वेश्चन लिखेंगे, सक्रिय चारकोल पर, सक्रिय चारकोल पर सक्रिय चारकोल पर सर्वप्रथम अधिशोषित होने वाली गैस होगी, सर्वप्रथम अधिशोषित, या सर्वाधिक भी लिखे तब भी बात हुई है ना, सर्वाधिक अधिशोषित होने वाली गैस होगी, सर्वाधिक अधिशोषित होने वाली गैस होगी। पहला ऑप्शन लिखो H2 हाइड्रोजन गैस, H2। दूसरा लिखो SO2, तीसरा लिखो CO2, और चौथा लिख दो मेथेन CH4 SO2। क्लियर रहेगा? एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, इसलिए मैंने इस फैक्टर को इंपॉर्टेंट लगाया, और चाहे इंपॉर्टेंट समझा मैंने पूरा दिया, अल्टीमेटली आपको रटना तो पड़ा, रटना तो पड़ेगा। क्लियर रहेगा? चलो दूसरा फैक्टर भी लिख देते हैं, 2 मिनट का है, खत्म हो जाएगा। फिर एक ही फैक्टर बचेगा, दाब। दूसरा लिखे कारक, तापमान का प्रभाव पढ़ा चुका हूं मैं, हमें पता है कम तापमान पर कौन होता है? भौतिक। अधिक तापमान पर कौन होता है? रासायनिक। तापमान बढ़ाने पर भौतिक क्या होता है? घटता है, और रासायनिक क्या होता है? बढ़ता है फिर घटता है। सिर्फ 2 ग्राफ बनाने, इतना सही काम है। तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव, सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम बनाने और कुछ नहीं करने। हम तापमान का प्रभाव देखना चाह रहे हैं, एक बार भौतिक पर और एक बार रासायनिक पर। मैं इधर डायग्राम बनाऊंगा भौतिक अधिशोषण का। अच्छा, आपको पता है ना भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? तापमान बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण कम होता है। तो ये रहा तापमान, मैं इधर जा रहा हूं तो तापमान बढ़ रहा है, और ये है इधर ले लिया मैंने अधिशोषण। तो बताओ अधिशोषण की मात्रा तो कम होती जाएगी ना। तो देखो तापमान बढ़ाऊंगा तो अधिशोषण कम होना चाहिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ किसका है? भौतिक अधिशोषण का। देखो पहले कम तापमान पर अधिशोषण बहुत ज्यादा था, जैसे जैसे तापमान बढ़ाया वैसे वैसे अधिशोषण कम होता गया। क्लियर? अब देखो इधर मैं ले रहा हूं रासायनिक अधिशोषण,
हमें पता है रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, शुरुआत में तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है, और फिर क्या होता है उसके बाद, फिर घटने लगता है। तो देखो शुरुआत में तापमान बढ़ाया तो अधिशोषण भी बढ़ा, ये देखो बढ़ तो रहा है। तो शुरुआत में तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता गया और फिर एक कंडीशन के बाद कम होता चलेगा। ये ग्राफ किसका होता है, रासायनिक अधिशोषण का। देखो एक ऐसा तापमान है जिस पर रासायनिक अधिशोषण सर्वाधिक होता है, उस तापमान को हम बोलते हैं टीएस, और टीएस का मतलब है संतृप्त तापमान। संतृप्त तापमान। उतार लो, बस इतना ही है इसमें तापमान का प्रभाव। ये देखो शुरुआत में ताप बढ़ाया, अधिशोषण बढ़ा, एक टाइम के बाद बढ़ता बढ़ता फिर घटने लगता है वापस। और इसमें क्या हुआ, तापमान बढ़ाते गए अधिशोषण घटता गया, तापमान बढ़ाते गए अधिशोषण घटता गया। ये लो भैया, दो फैक्टर खत्म करा दिए मैंने। एक फैक्टर बचा है दाब का, और उसके बाद सीधे इसके अनुप्रयोग देखेंगे। ये चैप्टर कल नहीं परसों खत्म हो जाएगा। अच्छा आज जाना मत, उतारने के बाद शीट लेके ही जाना। इसके बाद एक और क्लास होगी ना शायद आपकी, 2 बजे शीट लेके जाना। अच्छा ये उतारने के बाद एक कोई आके आप वो भौतिक और रासायनिक के बारे में एक डायग्राम था जो नहीं उतारा, उतार लेना आप लोग। क्लियर रहेगा। अच्छा